दूर होकर लंदन जाने के नाम पर आस्था का रो रो कर बुरा हाल था। उसने तड़प कर एकांश से कहा, हम आपके बिना नहीं रह सकते, हमें रोक लीजिए ना प्लीज। लेकिन एकांश पर जैसे कोई असर नहीं हो रहा था। वो पत्थर की मूरत बना खड़ा रहा, जैसे उसे वाकई कोई फर्क न पड़ रहा हो। लेकिन सिर्फ उसका दिल जानता था कि वो कितने दर्द से गुजर रहा है। अपने प्यार, अपनी जान और अपनी हमसफर से ये सब कहते हुए उसका कलेजा मुंह को आ रहा था। आस्था ने सिसकते हुए अपनी सफाई देने की कोशिश की। वो झूठ हमने जानबूझकर नहीं बोला था कुंवर जी, हमारी मजबूरी थी। माँ ने कहा था कि अपना रंग किसी को भी न दिखाने दे, और कुणाल, पता नहीं हमने उसे कैसे मार दिया। हम माफी मांग लेंगे कुंवर जी। उसे लग रहा था कि एकांश शायद उसकी इन्हीं गलतियों की वजह से उसे खुद से दूर कर रहा है। एकांश ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, आपको सच में लगता है कि हम उस बात की वजह से आपको दूर भेज रहे हैं? आपके रंग से हमें कभी कोई फर्क नहीं पड़ा आस्था। और रहा सवाल कुणाल का, तो अगर आपने उसे जान से भी मार दिया होता तब भी हमें आप पर गर्व होता। आस्था ने तड़प कर पूछा, तो फिर क्यों क्यों भेज रहे हैं हमें? हमें नहीं जाना। एकांश ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए सवाल किया, आस्था, क्या आप हमारी इज्जत करती हैं? क्या हमसे प्यार करती हैं? आस्था ने बिना एक पल गवाए जवाब दिया, अपने आप से भी ज्यादा। एकांश ने उसी जज्बात का सहारा लिया और कहा, तो उसी प्यार का वास्ता है, हमारी ये बात मान लीजिए। एकांश की बात सुनकर वो सुन्न रह गई। जहां वो उसके साथ रहने और प्यार के सपने सजा रही थी, वहीं एकांश ने उसी प्यार की कसम देकर उसे लाचार कर दिया। आस्था ने हार मानते हुए कहा, ठीक है, हम जाएंगे। आप चाहते हैं कि हम जाएं, तो हम जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपकी होना चाहती हूँ। हम पूरी तरह आपके होना चाहते हैं कुंवर जी। एकांश ये सुनकर दंग रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आस्था ऐसी बात कहेगी। वो रोएगी, जिद करेगी, ये तो उसे पता था, पर ऐसी मांग की उसने कल्पना भी नहीं की थी। आस्था ने उसकी आंखों में आंखें डालकर अपनी बात जारी रखी, मुझे अपना बना लीजिए। आपने मुझे शादी का मतलब समझाया और पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए ये सिखाया। उस रिश्ते की पवित्रता समझाई। याद है आपको, जब मैंने पूछा था कि हम एक कमरे में क्यों नहीं रहते, तब आपने कहा था कि मैं अभी छोटी हूँ। उस वक्त हमें समझ नहीं आया था, पर अब मैं इतनी बड़ी तो हो चुकी हूँ कि आपकी बात का मतलब समझ सकूं। अब मैं आपकी होना चाहती हूँ। एकांश ने गुस्से और हैरानी में चीखते हुए कहा, आस्था, आपको समझ आ रहा है कि आप क्या कह रही हैं? आप इतनी बड़ी भी नहीं हुई हैं कि इस तरह की बातें करें। आप जा रही हैं। इससे पहले कि एकांश कुछ और कह पाता, आस्था ने उसके होठों को अपने होठों से बंद कर दिया। वो उसे बेतहाशा चूमने लगी। उसकी बालों पर पकड़ उसकी बेताबी बयां कर रही थी। वो अपनी सारी मर्यादाएं लांघकर आज बस उसमें समा जाने के लिए व्याकुल थी। एकांश एक पल के लिए इस आवेश में बहने ही वाला था। उसे लगा कि वो अपनी जिद छोड़ दे और उसे अपनी बाहों में भर ले, उसे इतना प्यार करे कि वो सारे गम और तकलीफें भूल जाए। लेकिन वो मजबूर था। अगर आज वो कमजोर पड़ जाता तो वो आस्था को अपनी हमसफर तो बना लेता, पर उसे वो सम्मान और पहचान नहीं दिला पाता जिसकी वो हकदार थी। उसे मजबूत बनाना जरूरी था। एकांश ने खुद को संभाला और उसे जोर से खुद से दूर किया। दोनों की नजरें मिली। एकांश कुछ पलों के लिए उसकी उन हरी आंखों में खो गया, पर अगले ही पल होश में आते ही उसने उसे खुद से अलग कर दिया। आस्था फिर से उसके करीब आई और उसके गले को चूमते हुए बोली, आज नहीं कुंवर जी, हम आपकी बात मान रहे हैं ना, तो आप भी हमारी बात मानिए। उसने एकांश की गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और अपने गुलाबी लबों से उसे चूमती रही। एकांश ने उसे गुस्से से पीछे धकेला और अगले ही पल एक जोरदार तमाचा उसके चेहरे पर दे मारा। जिस कुंवर जी ने कभी उससे ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, आज उन्होंने ही उस पर हाथ उठा दिया था। एकांश की आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। उसने चिल्लाकर कहा, आस्था, अपने कमरे में जाइए और जाने की तैयारी कीजिए, अभी के अभी। आस्था ने अपने गाल पर हाथ रखा और रोते हुए कहा, हम वापस नहीं आएंगे कुंवर जी, आप बुलाएंगे तब भी नहीं आएंगे, कभी भी नहीं। वो भागती हुई अपने कमरे में चली गई। कमरे के बाहर खड़े उस साये के चेहरे पर मुस्कान आ गई, जो काफी देर से उनकी बातें सुन रहा था। एकांश ने गुस्से में हाथ तो उठा लिया था, पर अब उसे गहरा पछतावा हो रहा था। उसने रोते हुए सोचा, आस्था नासमझ थी, इसलिए ऐसी हरकत कर बैठी, लेकिन मैं तो समझदार था, मैं उसे कैसे मार सकता हूँ। वो बहुत रोना चाहता था, पर रो नहीं सका। उसने अपने कमरे में जल रहे दिए की लौ पर अपना वही हाथ रख दिया जिससे उसने आस्था को मारा था। वो दिया बुझ गया, पर उसने अपना हाथ नहीं हटाया। आस्था की रात भी रोते हुए बीती। अगले दिन वो न तो एकांश से मिली और न ही उसने किसी और से बात की। वो चली गई, अपनी पुरानी पहचान पीछे छोड़कर एक नई पहचान बनाने, अपना अस्तित्व तलाशने और अपने हमसफर से दूर दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए वो एक अलग दुनिया की ओर निकल पड़ी। आस्था वरद के साथ मुंबई आ गई थी। वरद ने आस्था के आगे निवाला बढ़ाते हुए प्यार से कहा, आस्था, पिल्लू, खाना खा लो। लेकिन आस्था ने कोई जवाब नहीं दिया। वो पत्थर की मूरत बनी खामोश बैठी रही। उसे मुंबई आए 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन वो अब भी भूखी प्यासी अपने कुंवर जी के इंतजार में पलके बिछाए बैठी थी। वरद को अब उसकी सच में बहुत फिक्र हो रही थी। उसने परेशान होकर कहा, आस्था, बहुत हुआ, कब तक भूखी रहोगी? जब आस्था की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो वो हार मानकर कमरे से बाहर आ गया। वरद ने तुरंत एकांश को कॉल किया। एकांश ने वरद के कुछ बोलने से पहले ही घबराहट में पूछा, उन्होंने कुछ खाया? वरद ने धीमी आवाज में जवाब दिया, नहीं। एकांश गुस्से से चीख पड़ा, तो खिलाइए उन्हें, इस तरह ध्यान रख रहे हैं आप उनका। वरद खामोशी से उसकी डांट सुनता रहा। एकांश को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने पछताते हुए कहा, आई एम सॉरी, हमें आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। वरद ने पूछा, आपने कुछ खाया? एकांश खामोश रह गया। वो भला कैसे खा सकता था जब उसकी जान, उसकी आस्था भूखी थी। वरद की आंखें नम हो गई और उसने भर्राई आवाज में कहा, कुंवर सा, पिल्लू को वापस ले जाइए, मुझसे उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही। एकांश ने खुद को संभालते हुए कहा, हमें हमें देखना है उन्हें।
उसने कॉल काटकर तुरंत वीडियो कॉल किया। वरद ने जब वीडियो कॉल पर एकांश को देखा तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वो वही रौबदार एकांश है। आस्था के जाने के बाद उसने न तो कुछ खाया था और न ही एक पल के लिए सोया था। उसकी भूख, नींद और चैन सब आस्था के साथ ही चले गए थे। जैसे ही वरद ने कैमरा आस्था की ओर घुमाया, एकांश की आंखें भर आईं। सूजी हुई आंखें, बेजान चेहरा और सूखे होंठ, ये उसकी चुलबुली आस्था नहीं थी। आस्था ने अपनी आंखें बंद कर लीं और बेहोश होकर नीचे गिर गई। एकांश चीखा, आस्था, वरद, देखिए उन्हें। वरद ने तुरंत उसे चेक किया। उसकी नब्ज बहुत धीमी चल रही थी। एकांश की फिक्र से जान निकली जा रही थी। उसने पूछा, क्या हुआ है? वरद ने उसे गोद में उठाते हुए कहा, उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। एकांश ने फोन रखते ही अपना प्राइवेट जेट तैयार करने का आदेश दिया और पागलों की तरह गाड़ी चलाकर एयरपोर्ट की ओर निकला। वरद आस्था को हॉस्पिटल ले आया था। लगातार रोने और खाली पेट रहने की वजह से उसका बीपी बहुत बढ़ गया था, जिसकी वजह से वो बेहोश हुई थी। वो बेजान सी बेड पर लेटी थी और उसे ड्रिप चढ़ाई जा रही थी। महज 1.5 घंटे के भीतर एकांश हॉस्पिटल पहुंच चुका था। एकांश ने वरद को देखते ही सवालों की झड़ी लगा दी। कहाँ है वो? क्या हुआ है उन्हें? वरद ने उसे सारी स्थिति समझाई। एकांश ने कांपती आवाज में पूछा, मिल मिल सकता हूँ उनसे? वरद ने उसे आस्था के कमरे के बाहर छोड़ा और खुद वहां से चला गया। कमरे में कदम रखते ही एकांश की आंखों ने बगावत कर दी और आंसू खुद ब खुद बहने लगे। वो धीरे से उसके पास बैठा और उसका हाथ थामते हुए पुकारा, जान। बेहोशी की हालत में भी आस्था को उसकी छुअन का एहसास हो गया। उसके सूखे होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई और उसने एकांश के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। एकांश उसके करीब होकर रुआंसे स्वर में बोला, क्या हाल कर लिया है आपने अपना? क्या इसीलिए हमने आपको खुद से अलग किया था? जान, जान जा रही है हमारी आपको ऐसा देखकर। जल्दी से होश में आ जाइए। दवाइयों के असर की वजह से आस्था गहरी नींद में थी। काफी देर तक उसे उठाने की कोशिश करने के बाद एकांश भी थक कर वहीं उसके बाजू में लेट गया। शारीरिक और मानसिक थकान की वजह से उसे भी नींद ने अपनी आगोश में ले लिया। आस्था के करीब आते ही उसे अपना खोया हुआ सुकून वापस मिल गया था। सारी रात दोनों एक दूसरे के करीब सोकर अपना अपना चैन पाते रहे। सुबह जब एकांश की आंख खुली तो आस्था को अब भी बेहोश देख उसकी आंखें फिर नम हो गईं। उसने अपने होठों की मुहर उसके माथे पर लगा दी। एकांश ने उसके गाल सहलाते हुए कहा, जल्दी उठिए आस्था। फिर वो बाहर आ गया और वरद से गुस्से और परेशानी में पूछा, उन्हें होश क्यों नहीं आ रहा है? डॉक्टर क्या कर रहे हैं? वरद ने तसल्ली देते हुए कहा, फिक्र मत कीजिए कुंवर साहब, वो अब ठीक है, मैंने खुद चेक किया है। दरअसल रात में वरद उन्हें देखने आया था, लेकिन दोनों को सुकून से सोता देख वो बिना आवाज किए चेक करके चला गया था। एकांश कुर्सी पर सिर पकड़कर बैठ गया। होश क्यों नहीं आया उन्हें? वरद ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आ जाएगा, आप नाश्ता कर लीजिए, मैं मंगवाता हूँ। एकांश ने नजरें कमरे की ओर टिकाए हुए कहा, नहीं, हमें भूख नहीं है। वरद ने पूछा, तो क्या आप उससे मिलने वाले हैं? एकांश ने चौंक कर उसकी ओर देखा और फिर सिर झुकाकर बोला, नहीं, बस एक बार उन्हें दूर से देखकर चले जाएंगे। वो दरवाजे के पास खड़ा होकर आस्था को निहारने लगा। कुछ देर बाद आस्था को होश आया। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली। वरद ने उसे चेक किया और पूछा, अब कैसा लग रहा है पिल्लू? बहुत धीमी आवाज में कहा, कुंवर जी। वरद ने जूस का गिलास उसके होठों से लगाया। जूस पी लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाता हूँ। आस्था ने व्याकुलता से कहा, कुंवर जी को बुलाइए दादा, वो यही है ना? वरद ने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं बच्चा, वो यहाँ नहीं है। अब बातें कम करो और जल्दी से जूस पियो। आस्था को पूरा यकीन था कि उसके कुंवर जी वहीं कहीं आसपास हैं। उसकी बेचैन नजरें सिर्फ उन्हें ही तलाश रही थीं। एकांश ने नर्स के हाथों आस्था का पसंदीदा नाश्ता भिजवा दिया। वरद ने उसे जबरदस्ती खिलाया और सुलाकर बाहर आ गया। वरद ने एकांश के पास आकर कहा, उसने खाना खा लिया है, अब आप भी कुछ खा लीजिए। उसने एकांश को भी फोर्स करके खाना खिलाया। एकांश ने भारी मन से पूछा, उन्हें डिस्चार्ज कब तक मिलेगा? वरद ने जवाब दिया, शाम तक। एकांश ने जाने की तैयारी करते हुए कहा, हम वापस जा रहे हैं, आप ख्याल रखना उनका। उसका दिल उसे छोड़कर जाने का बिल्कुल नहीं था, पर वो मजबूर था। उसे लगा कि आस्था के सामने आना उसे कमजोर कर देगा। एकांश वहां से भारी कदमों के साथ चला गया। डॉक्टर वरद को इमरजेंसी में मेहता सर को असिस्ट करने के लिए जाना पड़ा। वरद ने आस्था के सिर पर हाथ रखकर उसे बताया, पिल्लू, मुझे एक इमरजेंसी के लिए जाना होगा, तुम आराम करो। आस्था की आंखें अभी भी एकांश की याद में नम थीं। उसने बस इतना ही कहा, जाइए आप। जैसे ही वरद वहां से गया, रेवा एक कुटिल मुस्कान के साथ कमरे में दाखिल हुई। उसने आते ही जहर उगलना शुरू कर दिया। हेलो आस्था, किसी और की उम्मीद कर रही थी, लेकिन जिसका तुम इंतजार कर रही हो वो नहीं आने वाला। आस्था खामोश रही। उसे पूरा यकीन था कि एकांश वहां आया था। उसे उनकी मौजूदगी का एहसास हुआ था। रेवा को अपनी उपेक्षा होते देख बहुत गुस्सा आया। रेवा ने तंज कसते हुए कहा, वैसे अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आ गई। फाइनली हम दोनों तुमसे आजाद हो गए, अब हम आराम से शादी कर सकते हैं। आस्था ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? रेवा ने ईविल स्माइल के साथ कहा, ओहो आस्था, कितनी भोली हो तुम। इसीलिए एकांश तुम्हें पसंद करते हैं, लेकिन सिर्फ पसंद, प्यार तो वो हमसे करते हैं। तुम्हारी वजह से हमारे बीच बहुत झगड़े हो रहे थे, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। एकांश ने अपना वादा निभाया और तुम्हें अपनी जिंदगी से दूर कर दिया। आस्था को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, कुछ भी मत कहिए रेवा। रेवा ने उसे और उकसाया, कुछ भी? क्या तुम्हें सच में यकीन नहीं है? तुमने तो खुद देखा था ना, हमें और एकांश को गले लगे हुए। तभी तो वो तुम्हारे साथ डिनर पर ना आकर हमारे साथ समय बिता रहे थे। रेवा की इन बातों ने आस्था को सोचने पर मजबूर कर दिया। रेवा ने बेचारी शक्ल बनाकर कहा, ओ आस्था, तुम्हारी यही मासूमियत देखकर ही तो कुंवर साहब तुम पर तरस खाते हैं। अब वो हैं ही इतने अच्छे, किसी पर भी एहसान करते वक्त नहीं सोचते। तुम छोटी थी, ऊपर से अनाथ, बस पिघल गए हमारे कुंवर साहब और तुम्हारा कुछ ज्यादा ही ध्यान रखने लगे।
एहसान, तरस। आस्था के दिमाग में सिर्फ यही शब्द गूंजने लगे। रेवा ने जहर घोलते हुए आगे कहा, जी हाँ, एहसान ही तो कर रहे थे वो तुम पर। तुम इसे प्यार समझ बैठी। तुम्हारी शादी एकांश की मजबूरी थी, कुंडली का कोई चक्कर था। बस तुम्हारी जरूरत थी उन्हें। अब जरूरत खत्म हो गई, इसलिए तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल बाहर किया। उसने घटियापन की हदें पार करते हुए कहा, थैंक गॉड कि अब तुम हमारे बीच नहीं हो। पता नहीं सबने तुम्हें कैसे झेला। आखिर तुम्हारी कोई औकात भी तो नहीं है। हम खानदानी हैं, रॉयल हैं, और तुम हमारी नाखून के बराबर भी तुम्हारी हैसियत नहीं है। वैसे भी तुम जैसे लोगों की आदत होती है उंगली पकड़कर सिर पर बैठ जाना। अब मेरी बात गौर से सुनो, हमारी जिंदगी से निकल जाओ और अपने उस भाई से भी कह दो कि बार बार कॉल करके तुम्हारी खबर एकांश को ना सुनाए। एकांश ने मना किया है, फिर भी वो उनके सामने तुम्हारे लिए भीख मांगता रहता है। आस्था ने चीखते हुए उसका विरोध किया, झूठ बोल रही हैं आप, हमारी कुंवर जी ऐसे नहीं है, और ना ही बाकी घर वाले। रेवा को गुस्सा आ गया। उसने झपट कर आस्था के बाल खींचे और उसके गालों को जोर से दबाते हुए कहा, आवाज नीचे रखकर बात करो। दो कौड़ी की औकात नहीं है और हमसे जुबान लड़ा रही हो। कुंवर सा सिर्फ हमारे हैं। अगर सबको अपना कह रही हो तो बताओ, क्या किसी ने तुम्हें कॉल किया? क्या कुंवर सा ने एक बार भी तुम्हें फोन किया? उसने आस्था को बेड पर पटक दिया। आस्था के हाथ में लगा इंजेक्शन उसे अंदर तक चुभ गया। उसके मुंह से आह निकल गई। रेवा ने मुस्कुराते हुए कहा, आस्था को दर्द हुआ? और एक बात बताऊं, कुंवर सा और मैं पिछले 2 दिनों से साथ हैं। हम एक साथ मुंबई आए थे और एक ही कमरे में रह रहे हैं। इतने दिनों की सारी शिकायतें उन्होंने दूर कर दी। उन्होंने हमसे इतना प्यार किया कि क्या बताऊं। आस्था की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आगे कहा, वो तो हमें छोड़ना भी नहीं चाहते थे, लेकिन हम ही थक गए थे। और ऊपर से तुम्हारा भाई, उसी ने कॉल करके बताया कि तुम यहाँ हो। एकांश ने हमें यहाँ आने से मना किया था, पर हम खुद तुमसे मिलने आ गए। रेवा का एकांश के साथ रहने का ख्याल ही आस्था को बेचैन कर गया। उसे वो रात याद आई जब एकांश ने उसे थप्पड़ मारा था। वो सोचने लगी, उन्हें सच में हम पसंद नहीं थे, तभी उन्होंने कभी हमें उस नजर से नहीं देखा। वो रेवा से ही प्यार करते हैं। रेवा ने चलते चलते धमकी दी, ये रोने का ड्रामा हमारे सामने मत करो। अब दोबारा हमारी जिंदगी में मत आना। अगर तुमने या तुम्हारे भाई ने कॉल करके डिस्टर्ब किया तो हम तुम दोनों की जान ले लेंगे। रेवा वहां से चली गई, पर आस्था को बुरी तरह तोड़ गई। आस्था बहुत आहत हो चुकी थी। वो खामोशी से आंखें बंद किए लेटी रही। उसके दिल और दिमाग में जंग चल रही थी। दिमाग रेवा की बातों को सच मान रहा था, तो दिल अब भी एकांश की तरफदारी कर रहा था। लेकिन इस जंग में जीत चाहे किसी की भी हो, हार तो सिर्फ आस्था की ही होने वाली थी। वरद आस्था को घर ला चुका था। आस्था किसी बेजान गुड़िया की तरह खामोशी से उसके साथ आ गई। वरद उससे लगातार बातें करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आस्था ना तो कोई जवाब दे रही थी और ना ही कोई प्रतिक्रिया दे रही थी। वरद ने उसे टोकते हुए जोर से पुकारा, पिल्लू पिल्लू। आस्था अचानक उसकी आवाज सुनकर सहम गई। वरद ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, सॉरी बच्चा, तुम्हें डराने का हमारा कोई इरादा नहीं था। आस्था ने नम आंखों से उससे एक ही सवाल किया, कुंवर जी का कॉल आया? वरद ये सुनकर खामोश हो गया। उसने आस्था की बात का जवाब टालते हुए कहा, आराम करो, जाओ, हमें परसों सुबह लंदन के लिए निकलना है, कल अपनी पैकिंग चेक कर लेना। आस्था भी बिना कुछ कहे अपने कमरे के अंदर चली गई। वो शावर के नीचे खड़ी होकर एकांश के साथ बिताए हर लम्हे को याद करने लगी। उसके मन में रह रहकर वही सवाल गूंज रहे थे, क्यों कुंवर जी, क्यों? आपकी नजरों में हमने आज तक जो देखा वो प्यार था या सिर्फ तरस? क्या आप हम पर सिर्फ एहसान कर रहे थे? अगर ऐसा है तो हमें आपका और कोई एहसान नहीं चाहिए। हम लंदन नहीं जा रहे हैं। अपनी पढ़ाई का खर्च उठाकर हम आप पर एक और बोझ नहीं बनना चाहते। आस्था शावर के नीचे खड़ी होकर एकांश के साथ बिताए हर लम्हे को याद करने लगी। उसके मन में रह रहकर वही सवाल गूंज रहे थे, क्यों कुंवर जी, क्यों? आपकी नजरों में हमने आज तक जो देखा वो प्यार था या सिर्फ तरस? क्या आप हम पर सिर्फ एहसान कर रहे थे? अगर ऐसा है तो हमें आपका और कोई एहसान नहीं चाहिए। हम लंदन नहीं जा रहे हैं। अपनी पढ़ाई का खर्च उठाकर हम आप पर एक और बोझ नहीं बनना चाहते। शावर बंद कर आस्था बाहर आई और अपने आंसू पोंछ दिए। उसने अपना सामान देखना शुरू किया। दाई माँ ने उसका सारा सामान पैक करवा कर भेजा था, जिसमें एकांश के दिए हर कीमती कपड़े, उपहार और गहने शामिल थे। आस्था ने उन सबको वहीं छोड़ दिया और सिर्फ वही सामान लिया जो वो अपनी माँ के घर से लेकर आई थी। उसने अपने दस्तावेज, पासपोर्ट और बैंक की वो पासबुक एक बैग में भरी जिसमें उसकी माँ ने उसके लिए बचत की थी। वरद की आवाज सुनकर वो बाहर आई, पिल्लू। वरद ने उसके गीले बालों को देखकर फिक्र से डांटा, ये क्या बच्चा, बाल इतने गीले क्यों हैं? अभी अभी बीमारी से उठी हो ना? आस्था ने भावुक होकर कहा, आई लव यू दादा। वो उनसे लिपट गई। वरद ने प्यार से उसका सिर सहलाया। उसे खुशी थी कि आखिरकार आस्था ने चुप्पी तोड़ी। वरद ने उसे समझाते हुए कहा, आई लव यू टू पिल्लू, और प्लीज जो हो गया उसे भूल जाओ। अब एक नई शुरुआत करो। मैं तुम्हें बहुत सफल देखना चाहता हूँ। काकी का भी तो यही सपना था कि तुम बहुत तरक्की करो और अपना नाम कमाओ। उन्हें तुम्हें यूं रोता देख अच्छा नहीं लगेगा। आस्था ने उदासी से कहा, आज माँ होती तो कितना अच्छा होता ना दादा। माँ और मासी माँ दोनों हमें छोड़कर चले गए। वरद ने सही मौका देखकर उसे अपनी माँ के निधन के बारे में बता दिया था। वरद ने कहा, बिल्लू, किसी का हमारी जिंदगी में रहना या जाना हमारे हाथ में नहीं होता। उस बात को लेकर रोते रहना समझदारी नहीं है। आस्था ने उसकी बात मान ली। वरद ने उसे बाल सुखाने के लिए अंदर भेज दिया और कहा कि आज वो अपने हाथों से उसे खाना खिलाएगा। दोनों ने बातें करते हुए डिनर किया। वरद खुश था कि कम से कम वो कुछ बोल तो रही थी। उसने आस्था को दवाई देकर सुलाया और एकांश को कॉल करके उसकी खैरियत बताई। वही पैलेस में एकांश जब नीचे आया तो मृणाल जी ने पूछा, कुंवर सा, आस्था कैसी है? एकांश ने जवाब दिया कि वो अब ठीक है। सुनीता जी ने जब उससे बात करने की इच्छा जताई तो एकांश ने मना कर दिया। छोटी माँ, एक बार वो लंदन चली जाए फिर आप रोज बातें कर लेना। अभी कॉल किया तो वो फिर से यहाँ आने की जिद करेगी। रुद्र ने गुस्से में कहा, हाँ, आप तो उनसे मुंबई जाकर मिल सकते हैं, लेकिन हम कॉल भी नहीं कर सकते। वो आस्था के जाने के बाद से एकांश से बहुत नाराज था। सुनीता जी ने उसे टोकना चाहा, रुद्र,
पर रुद्र नहीं रुका। क्या माँ, ये जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन हम बोल भी नहीं सकते। एकांश ने उसके कंधे पर हाथ रखना चाहा, पर रुद्र ने उसे झटक दिया और बोला, रहने दीजिए कुंवर सा। जिस वक्त आपने हमारी भाभी सा को घर से जाने को कहा, उसी वक्त हमारा रिश्ता टूट गया। अब जब वो वापस आएगी तभी हम आपसे बात करेंगे। रुद्र वहां से चला गया, जिसे एकांश को बहुत बुरा लगा। स्वप्न ने एकांश को गले लगाते हुए ढाढ़स बंधाया। भाई साहब, वो अभी नाराज है, वो आपके बिना नहीं रह सकता, मान जाएगा। इसके बाद सभी ने भोजन किया और अपने अपने कमरों में चले गए। एकांश के कदम अपने आप आस्था के कमरे की ओर बढ़ गए। वो वहां की हर चीज को छू कर उसे महसूस करने लगा। वो उसकी स्टडी चेयर पर बैठ गया और टेबल पर सिर टिका दिया। उसे याद आने लगा कि कैसे आस्था पढ़ते हुए सो जाती थी और वो उसे उठाकर बिस्तर पर सुलाता था। एकांश की नजर सामने लगे बोर्ड पर गई। आस्था ने वहां खूबसूरत लिखावट में अपना और एकांश का नाम लिखा था और पास में एक स्माइली बनाई थी। वहां कुछ तस्वीरें भी लगी थी। एकांश उन्हें देखकर मुस्कुरा उठा। वे बहुत सुंदर तस्वीरें थी, पूरे परिवार के साथ और कुछ एकांश के साथ। एक फोटो में एकांश उसे खुशी में गोल घुमा रहा था, एक में वो उसे बाहों में उठाकर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा था। उन यादों को देखकर एकांश की आंखों में नमी आ गई। तभी दाई माँ वहां आई। कुंवर साहब, एकांश ने तुरंत अपने आंसू साफ किए। उसने दाई माँ से कहा, हमारा सामान इसी कमरे में शिफ्ट कर दीजिए, आज से हम यही रहेंगे और ये कमरा जैसा है हमें हर रोज वैसा ही चाहिए, इसमें कोई बदलाव हमें बर्दाश्त नहीं होगा। दाई माँ ने सहमति दी और चली गई। एकांश बिस्तर पर लेटा और उसकी यादों के साथ सो गया। रात के लगभग 2 बजे आस्था दबे पांव वरद के कमरे में आई और उसे जी भर कर देखा। उसने मन ही मन कहा, सॉरी दादा, मैं जानती हूँ कि आप बहुत दुखी होंगे, लेकिन मेरा यहाँ से जाना ही बेहतर है। पता नहीं रेवा आगे क्या करे। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप पर कोई मुसीबत आए। अब तक मैं दूसरों के सहारे जीती आई हूँ, पर अब खुद के लिए कुछ करना चाहती हूँ। जब तक मैं आपके साथ रहूंगी, आप पर निर्भर रहूंगी। मैं अब किसी का एहसान नहीं लेना चाहती, इसलिए जा रही हूँ। आस्था ने वरद के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। वो भारी मन से सोच रही थी कि शायद वो अब कभी वापस नहीं आएगी, न वरद के पास और न ही अपने कुंवर जी के पास। वो बिना कोई आवाज किए वहां से निकल गई। अगली सुबह एकांश की नींद खुली तो उसने देखा कि वरद के कई कॉल आए हुए थे। उसने घड़ी पर नजर डाली तो सुबह के 10 बज रहे थे। वो खुद हैरान था कि वो इतनी देर तक कैसे सो गया। उसने तुरंत वरद को कॉल बैक किया। वरद की परेशानी भरी आवाज सुनते ही एकांश की नींद उड़ गई। हेलो कुंवर सा, एकांश ने घबराकर पूछा। क्या हुआ, आस्था ठीक है ना? वरद कहते कहते रुक गया। कुंवर सा, वो एकांश को अब बहुत ज्यादा फिक्र होने लगी थी। उसने चिल्लाकर कहा, बोलिए वरद। वरद ने कांपती आवाज में बताया, पिल्लू घर पर नहीं है, उसका कुछ सामान भी गायब है और एकांश के माथे पर पसीना आ गया। क्या बोल रहे हैं आप, और क्या? वरद ने भारी मन से कहा, उसने एक चिट्ठी छोड़ी है जिसमें लिखा है कि वो जा रही है और उसे ढूंढने की कोशिश न की जाए। ये सुनते ही एकांश के पैरों तले जमीन निकल गई। वरद वरद की बात सुनने के बाद एकांश को अपनी कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने हैरानी भरे स्वर में पूछा, वरद, आप मजाक कर रहे हैं ना? वरद ने उदासी भरी आवाज में जवाब दिया, कुंवर सा। एकांश ने तुरंत कॉल काट दिया और दृढ़ता से कहा, हम अभी मुंबई आ रहे हैं। उसने आकाश को आस्था के लापता होने की खबर देकर काम पर लगा दिया और खुद भी मुंबई के लिए रवाना हो गया। आकाश ने अपने सारे संपर्कों का इस्तेमाल कर सबको काम पर लगा दिया था। वहाँ की पुलिस फोर्स और उसके कुछ निजी जासूस भी सक्रिय हो चुके थे, लेकिन आस्था का अभी तक कोई पता नहीं चला था। एकांश जैसे ही मुंबई पहुंचा, वो भी खोजबीन में जुट गया। ये एक संयोग ही था कि वरद की बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरे बंद थे, इसीलिए आस्था वहां से कहाँ गई इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं चल पाया। उन्होंने आसपास के कई कैमरों की फुटेज चेक की, लेकिन उन्हें कोई ऐसा सुराग नहीं मिला जिससे ये समझ आता कि आस्था कहाँ गई है। वरद ने एक संभावना जताते हुए कहा, कुंवर साहब, शायद पिल्लू अपने गांव गई हो। अगले ही पल एकांश और वरद आस्था के गांव के लिए निकल पड़े। पूरे रास्ते एकांश बस उसके सही सलामत होने और उसके मिल जाने की दुआ मांगता रहा। गांव में भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा, क्योंकि आस्था वहां भी नहीं थी। न जाने कितने बुरे ख्याल एकांश के दिल में आ रहे थे। इतनी कोशिशों के बाद भी उसे आस्था का कहीं पता नहीं चल रहा था। वो दिन रात एक कर लगातार आस्था को ढूंढता रहा, लेकिन उसके हाथ सिर्फ निराशा ही लग रही थी। आस्था को खोए हुए 5 दिन बीत चुके थे। एकांश जब पैलेस आया तो उसके चेहरे से साफ दिखाई दे रहा था कि वो किस हद तक थक चुका है। इन दिनों ना उसने ठीक से कुछ खाया था और ना ही वो ठीक से सोया था। रुद्र ने गुस्से में चीखते हुए एकांश से पूछा, अब तो आप खुश है ना कुंवर साहब? वो आपकी जिंदगी से दूर चली गई। आपको पता है, हमें लगता था कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन नहीं, हम गलत थे। अगर आप उनसे प्यार करते ना, तो उन्हें कभी अपने आप से दूर नहीं करते। रुद्र भी लगातार आस्था को ही ढूंढ रहा था। अजिंक्य जी ने उसे टोकते हुए खामोश होने को कहा। रुद्र, अभी नहीं। रुद्र ने रोते हुए अपने घुटनों पर बैठकर विनती की। अभी नहीं तो कभी नहीं बड़े बाबा साहब। और हमने कुछ गलत नहीं कहा। आप जानते हैं ना कि वो कितनी मासूम है। उन्हें दुनियादारी की समझ नहीं है। कॉलेज के सिवाय वो कहीं जाती भी नहीं थी। बड़े बाबा साहब, उन्हें ढूंढिए ना। मैं वादा करता हूँ कि हम कभी परेशान नहीं करेंगे और उनकी सारी बातें मानेंगे। एकांश ने उसे उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और कहा, रुद्र। रुद्र ने पीछे हटते हुए गुस्से में कहा, मुझे हाथ मत लगाइए भाई साहब, या क्षमा करें कुंवर साहब। अगर उन्हें कुछ हुआ ना, तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा, कभी नहीं। रुद्र वहां से चला गया और बाकी सब भी हताश होकर अपने अपने कमरों में चले गए, क्योंकि किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था कि अब क्या करें। एकांश भी हार मानकर अपने कमरे में लौट आया। उसने बेतहाशा रोते हुए और खुद को कोसते हुए जोर से पुकारा, आस्था। लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। समय बीतता गया और आज एकांश अपनी कुर्सी से सिर टिकाकर बैठा था। आस्था से दूर हुए 5 साल बीत गए थे।
वे 5 साल एकांश के लिए 5 सदियों से कम नहीं थे। हर दिन, हर रात और हर पल आस्था की याद उसे सताती रही। उसने खुद को काम में इतना व्यस्त कर लिया था कि बाहर की दुनिया से कट सा गया था। बीते वक्त में काफी कुछ बदल चुका था। उत्तरा और करण की शादी के लिए रेवा ने एक शर्त रखी थी। सबको लगा था कि वो एकांश से शादी करना चाहती है, लेकिन उसने हर्ष और अपनी शादी की बात की। सबने इस रिश्ते के लिए मना किया था, लेकिन हर्ष अपनी जिद पर अड़ा रहा। रेवा की वजह से उत्तरा की शादी में मुश्किलें आने लगी थी। करण और दुष्यंत जी उत्तरा के साथ थे, लेकिन उसकी माँ रेवा का ही साथ दे रही थी। अंत में मजबूर होकर सबने उन दोनों के रिश्ते के लिए हामी भर दी। एकांश ने वरद को भी अपने पास बुला लिया था, क्योंकि वो आस्था के जाने के अपराध बोध से खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। एकांश के समझाने पर वरद ने फिर से काम पर जाना शुरू किया। इसी दौरान ऐश्वर्या उसे पसंद करने लगी थी। शुरुआत में वरद ने इनकार किया, लेकिन ऐश्वर्या ने अपनी जिद से उसका दिल जीत लिया। सबकी रजामंदी से ऐश्वर्या, वरद और स्वप्न श्रावणी ने भी शादी कर ली। यकीनन सबकी जिंदगी बहुत बदल चुकी थी, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला था तो वो था एकांश का आस्था के लिए प्यार और उसकी तलाश। एक और चीज जो नहीं बदली थी वो था रुद्र का एकांश के लिए गुस्सा। आस्था के जाने के बाद से रुद्र ने आज तक एकांश से बात नहीं की थी। वो अपने भाईसा का हर कदम पर साथ देता था, और काम का बोझ कम करने के लिए उसने लीगल एडवाइजर के तौर पर एकांश की कंपनी भी ज्वाइन कर ली थी, क्योंकि उसने बिजनेस लॉ की पढ़ाई की थी। लेकिन उसने बात करना शुरू नहीं किया था। आस्था के जाने के बाद रुद्र पूरी तरह बदल चुका था, और उसकी मस्ती और नटखटपन खत्म हो गया था। आस्था और रुद्र की मीठी नोकझोंक और बिताए लम्हों के बारे में सोचते हुए एकांश की आंखों से आंसू बहने लगे। आस्था का मासूम चेहरा याद आने पर एकांश के होठों पर मुस्कान आती तो आंखों में नमी छा जाती। तभी आकाश ने उसे आवाज दी, कुंवर साहब। आकाश से एकांश की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। एकांश ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और सामान्य होने की कोशिश करते हुए पूछा, कहिए आकाश, क्या बात है? आकाश ने जानकारी देते हुए कहा, आप घर जा रहे हैं ना? सारा और उसका परिवार आया हुआ है। एकांश ने हाँ में सिर हिलाया और अपना कोट उठाकर घर के लिए निकल गया। सारा रुद्र की प्रेमिका थी, जिससे उसकी मुलाकात मुंबई में हुई थी। वो भी एक वकील थी और न्यूयॉर्क से एक सेमिनार में शामिल होने मुंबई आई थी। उन दिनों दोनों की नजदीकी कब प्यार में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। आज वो और उसका परिवार पैलेस आए हुए थे। रुद्र इस शादी के लिए इनकार कर रहा था, और इसी बारे में आज आखिरी फैसला होना था। सारा रुद्र की प्रेमिका थी, जिससे उसकी मुलाकात मुंबई में हुई थी। वो भी एक वकील थी और न्यूयॉर्क से एक सेमिनार में शामिल होने मुंबई आई थी। उन दिनों दोनों की नजदीकी कब प्यार में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। आज वो और उसका परिवार पैलेस आए हुए थे। रुद्र इस शादी के लिए इनकार कर रहा था, और इसी बारे में आज आखिरी फैसला होना था। सारा ने गुस्से में भरकर कहा, क्षमा करे सभी, मुझे पता है कि बड़ों के मामले में बोलना मेरा काम नहीं है, लेकिन अब ये सब मेरी बर्दाश्त के बाहर है। रुद्र, मुझे बस एक बात बताओ कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है या नहीं? हम पिछले 3 साल से रिश्ते में हैं और तुम साफ साफ जवाब नहीं दे रहे हो। रुद्र ने उसे समझाते हुए कहा, बेशक सारा, हमें तुमसे शादी करनी है, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि हमारी कुछ मजबूरी है। अभी हम शादी नहीं कर सकते, तुम्हें इंतजार करना होगा, वरना तुम आगे बढ़ सकती हो। रुद्र के ऐसा कहने से वहां मौजूद सभी लोग परेशान हो गए। जब भी रुद्र सारा के साथ होता था तो वो पूरे दिल से मुस्कुराता और खुश रहता था। तभी तो सारा के ईसाई होने के बावजूद परिवार ने इस रिश्ते के लिए अपनी अनुमति दे दी थी। सारा की आंखों में आंसू आ गए और उसने दुखी होकर कहा, आगे बढ़ना क्या ये इतना आसान है रुद्र? भगवान के लिए सोचो, हम 3 साल से साथ हैं। आखिर कौन सी मजबूरी है, हमें बताओ तो सही। हम कुछ दिन क्या पूरी जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर सकते हैं, लेकिन कम से कम वजह तो पता होनी चाहिए। सारा ने रुद्र के लिए अपने जीवन में बहुत से बदलाव किए थे। हालांकि रुद्र ने हमेशा उसे अपनी असलियत में रहने को कहा था, फिर भी सारा को उसके लिए खुद को बदलना अच्छा लगता था। सुनीता जी भी रुद्र को समझाकर थक चुकी थी। उन्होंने हार मानकर कहा, रुद्र अब बस करो, कब तक अपनी जिद पर अड़े रहोगे? तभी एकांश वहां पहुंचा और उसने शांत स्वर में कहा, छोटी माँ, हम इनसे बात करते हैं। रुद्र ने एकांश को पूरी तरह अनदेखा करते हुए अपनी माँ से कहा, माँ, इनसे कह दीजिए कि हमें इनसे बात नहीं करनी है। एकांश ने दृढ़ता से कहा, लेकिन हमें तुमसे बात करनी है रुद्र। तभी रेवा ने ताना मारते हुए कहा, कुंवर साहब, जब रुद्र आपसे बात ही नहीं करना चाहते तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? पता नहीं कब तक आप दूसरों की जिंदगी बर्बाद करते रहेंगे। रेवा ने सिर्फ एकांश के करीब रहने के लिए शादी की थी, ताकि वो उसका प्यार पा सके, लेकिन एकांश उसकी ओर देखता तक नहीं था। रेवा बस उसी का गुस्सा निकाल रही थी। रुद्र ने रेवा को बीच में ही टोकते हुए कहा, भाभी, आपसे किसी ने कुछ नहीं पूछा, इसलिए बेहतर होगा कि आप हमसे और हमारे भाईसा से दूर रहें। रुद्र की बात सुनकर एकांश के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ गई। भले ही रुद्र उससे बात नहीं करता था, लेकिन उसने आज भी भाई का साथ नहीं छोड़ा था। एकांश ने फिर से उसे पुकारा, रुद्र। रुद्र ने बेरुखी से जवाब दिया, कुंवर साहब, हमें आपसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। एकांश ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ठीक है, मत करो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर वो आज यहाँ होती तो उन्हें तुम्हारा इस तरह शादी के लिए मना करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रुद्र की आंखों में आंसू भर आए और उसने भावुक होकर कहा, आपको पता है कुंवर साहब, अगर वो यहाँ होती तो हालात ऐसे होते ही नहीं, और हम शादी के लिए कभी मना नहीं करते। एकांश ने सारा की ओर इशारा करते हुए कहा, वो आज भी हमारे साथ है और हमारे पास है, बस उन्हें महसूस करने की जरूरत है। रुद्र, अगर तुमने उन्हें सच में अपना माना है तो तुम ये शादी जल्द से जल्द करोगे। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि तुम्हारी वजह से किसी का दिल दुखे। रुद्र कुछ देर खामोश रहा और फिर बोला, ठीक है, आपके कहने पर नहीं, बल्कि सिर्फ उनके लिए मैं तैयार हूँ। सारा ने अपनी नम आंखों से मुस्कुराते हुए पूछा, सच में रुद्र, क्या तुम शादी के लिए तैयार हो? भले ही रुद्र ने सारा को कभी ये ना बताया हो कि वह कौन है, लेकिन सारा इतना जानती थी कि रुद्र की जान उन्हीं में बसती थी। रुद्र ने कान पकड़ते हुए माफी मांगते हुए कहा, और मुझे माफ कर दो।
सारा मुस्कुराकर उसकी बाहों में समा गई और रुद्र ने भी उसे कसकर थाम लिया। तभी श्रावणी ने चुटकी लेते हुए कहा, रुद्र भाई साहब और सारा, हम भी यही हैं। श्रावणी की बात सुनकर सारा शर्मा गई और रुद्र के पीछे छुप गई। सुनीता जी अपने बेटे को खुश देखकर बहुत प्रसन्न थीं। उन्होंने कहा, तो फिर अब आगे का क्या सोचना है? ये रघुवंशी परिवार के सबसे छोटे बेटे की शादी है और आखिरी भी, तो धूमधाम तो होनी ही चाहिए। तभी सारा की माँ मैरी ने हिचकिचाते हुए पूछा, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? दादासा ने तुरंत कहा, जी कहिए ना, आपकी बेटी की भी शादी है, आप जो चाहे कह सकती हैं। मैरी ने अपनी इच्छा जाहिर की। मैं और जोसेफ चाहते थे कि सगाई न्यूयॉर्क में हो और शादी आप जहाँ चाहें अपने रीति रिवाजों के हिसाब से कर सकते हैं। दादासा ने सहमति देते हुए कहा, ये ठीक है, सगाई न्यूयॉर्क में होगी तो शादी हमारी पुश्तैनी हवेली से होगी। इस घर की एक भी शादी वहाँ से नहीं हुई है, कम से कम ये शादी तो वहाँ से हो। सबने इस बात पर अपनी सहमति जताई। इसके बाद रुद्र और सारा ने सभी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। रुद्र ने इशारे से सारा को एकांश के पैर छूने को कहा, लेकिन खुद सीधा खड़ा रहा। एकांश ने उसका इशारा देख लिया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने सारा को आशीर्वाद दिया और जाते समय रुद्र के सिर पर भी अपना हाथ रखा। एकांश अपने कमरे में चला गया और रुद्र ने भी खुशी से अपनी आंखें बंद कर ली। एकांश ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसे याद करते हुए मन ही मन कहा, जान, अब और कितना दूर रहना है, अब तो लौट आइए। स्वप्न ने उसके कंधे पर हाथ रखकर दिलासा दिया, चिंता मत कीजिए भाई साहब, मुझे यकीन है कि भाभी साहब बहुत जल्द वापस आएंगी। वरद ने भी समर्थन करते हुए कहा, जी कुंवर साहब, मुझे भी लगता है कि पिल्लू जरूर आएंगी। एकांश मुस्कुरा तो दिया, लेकिन उसके दर्द को सब महसूस कर सकते थे। एकांश के कानों में आस्था के वे आखिरी शब्द गूंज रहे थे कि वो लौट कर नहीं आएंगी। उसने जोर से अपनी आंखें बंद की और बालकनी की रेलिंग पर उसकी पकड़ और भी मजबूत हो गई। उसे याद था कि उसने बुलाया था, फिर भी वो वापस नहीं आई थी। रुद्र और सारा की शादी न्यूयॉर्क में होनी तय हो गई थी। सुनीता जी ने उत्सुकता से पूछा, रुद्र, तुमने सारा और उनके परिवार को हमारी फ्लाइट का समय बता दिया था ना? रुद्र ने अपने मोबाइल पर सारा को मैसेज भेजते हुए जवाब दिया, जी मासा, बता दिया था, लेकिन पता नहीं वे लोग अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए। वे सभी इस समय न्यूयॉर्क में थे। स्वप्न ने रुद्र को हल्का सा धक्का दिया और टोकते हुए कहा, रुद्र, मोबाइल छोड़िए और सामने देखिए। रुद्र ने जैसे ही सामने देखा, वह बस देखता ही रह गया। सारा को साड़ी में देखकर सुनीता जी ने उसकी बलाई ली और प्यार से कहा, सारा, तुम साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हो। सारा ने परिवार के सभी बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया, जबकि रुद्र अभी भी उसे एकटक निहार रहा था। श्रावणी ने उसे गले लगाया और खुशी से पूछा, सच में सारा, तुमने पहले कभी साड़ी क्यों नहीं पहनी? सारा ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, दरअसल अगर मैं पहले साड़ी पहनती तो वह आप सबके सामने एक दिखावा होता। मैं साड़ी में बिल्कुल भी सहज नहीं थी, फिर भी सिर्फ आपको प्रभावित करने के लिए मुझे यह सब करना अच्छा नहीं लगा। ऐश्वर्या ने हैरानी से पूछा, फिर आप क्यों? सारा ने सबके साथ चलते हुए कहा, सीधी सी बात है दीदी, आप सभी ने मुझे वैसा ही पसंद किया जैसी मैं हूँ, तो अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपकी पसंद का ख्याल रखूं। स्वप्न ने एक बार फिर रुद्र को धक्का दिया और उसे होश में लाते हुए कहा, भाई वह चली गई, अब हम भी चलें? रुद्र तुरंत संभल गया और तेजी से सारा की तरफ बढ़ गया। उसने धीरे से सारा के कान के पास झुककर कहा, कोई बहुत हॉट लग रहा है। कहते हुए रुद्र ने अपनी उंगलियां उसकी कमर पर फिरा दी। सारा सिहर उठी और उसने घबराकर आसपास देखते हुए उसका नाम लिया, रुद्र। उसे डर था कि कहीं किसी ने उन्हें देख न लिया हो, लेकिन उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। रुद्र ने अपने होठों पर उंगली फिराते हुए शरारत से उसे आंख मारी और कहा, सारा, मुझसे अकेले में मिलना, मुझे अपनी स्वीट डिश चखनी है। सारा शर्मा गई और उसने मना करते हुए कहा, नहीं। रुद्र ने उसे छेड़ते हुए कहा, अरे ऐसे कैसे, आपको सबकी पसंद का ख्याल रखना है और हमारा नहीं। सारा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी हाँ, हमें आपका ख्याल बिल्कुल नहीं रखना। रुद्र ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछा, वैसे क्या आपको साड़ी पहननी आती है? सारा ने बताया, नहीं, मुझे बेबी डॉल ने पहनाई है। रुद्र ने उत्सुकता से कहा, वाह, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हारी ज्यादातर बातों में उन्हीं का जिक्र होता है। सारा ने अपनी एक उंगली उसके होठों पर रखी और शर्माकर वहां से भागते हुए कहा, रुद्र, उनसे मिलने के लिए भी इंतजार कीजिए और इसके लिए भी। जोसेफ और मैरी ने न्यूयॉर्क के एक बहुत महंगे 7 स्टार होटल में सबके रुकने का इंतजाम किया था। वे खुद अपने घर रहने वाले थे, लेकिन सगाई अगले दिन उनके घर से ही होनी थी। उन्होंने पूरे सम्मान के साथ सबको होटल छोड़ा और फिर अपने घर लौट आए। अगली शाम सगाई का कार्यक्रम था। सारा के घर पर सभी मेहमान आ चुके थे और उसने अपने दोनों हाथों पर मेहंदी रचाई हुई थी। सारा ने अपनी सहेली ग्रेस से चिढ़ते हुए पूछा, ग्रेस, ये बेबी डॉल कहाँ है? उसे यहाँ होना चाहिए था ना? सारा के भाई एरॉन ने बीच में टोकते हुए कहा, सारा, यार उस पर क्यों चिढ़ रही है? मेरी गर्लफ्रेंड पहले ही मुझसे नाराज है, उसका गुस्सा और मत बढ़ा। सारा ने उसे झिड़कते हुए कहा, तुम हम बेस्ट फ्रेंड्स के बीच मत पड़ो और जाओ मेरे लिए जूस लेकर आओ। जब एरन ने एटीट्यूड दिखाते हुए जूस लाने से मना कर दिया तो सारा ने ग्रेस को आवाज दी। एरन को लगा कि सारा उसकी पोल खोलने वाली है, इसलिए उसने तुरंत उसे बेड पर बिठाया और लाड जताते हुए कहा, ओ मेरी प्यारी बहन, गुस्सा मत हो, मैं तुम्हारे लिए जूस, स्नैक्स, ड्रिंक्स सब लेकर आता हूँ, बस मेरी जिंदगी में और मुश्किलें खड़ी मत करो। एरन प्यार से उसके गाल खींचकर जूस लाने चला गया। सारा और ग्रेस उसकी इस हरकत पर अपनी हंसी नहीं रोक पाई। सारा का घर रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से जगमगा रहा था। जोसेफ ने अपनी बेटी की सगाई में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वहाँ भारतीय और कॉन्टिनेंटल खाने के स्टॉल, हर तरह की ड्रिंक्स और आकर्षक सजावट मौजूद थी। सभी मेहमानों का स्वागत भारतीय रीति रिवाजों के साथ तिलक लगाकर, इत्र छिड़ककर और फूलों का हार पहनाकर किया गया। एकांश, रुद्र और परिवार के बाकी सदस्य यह सब देखकर बहुत खुश थे। तभी एकांश को थोड़ा परेशान देखकर स्वप्न ने उसके पास जाकर पूछा, भाई साहब क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रहे हैं।
एकांश ने रुद्र की तरफ एक नजर देखते हुए कहा, कुछ नहीं, हम ठीक है। रुद्र से कहिए कि वह अच्छे से सब एंजॉय करे, उसे हमारे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। रुद्र ने उसकी तरफ से अपनी निगाहें फेर ली। एकांश मुस्कुरा तो दिया, लेकिन उसकी बेचैनी कम नहीं हो रही थी। आज उसे आस्था की बहुत याद आ रही थी। पार्टी में सबको अपने पार्टनर्स के साथ देखकर उसकी तरफ और बढ़ गई थी। स्वप्न ने रुद्र के पास जाकर कहा, रुद्र, यह आखिरी बार था। इसके बाद आपको जो भी बोलना हो वह खुद जाकर भाईसा से बोलिए। रुद्र की आंखों में नमी आ गई और उसने दुखी होकर कहा, स्वप्न, हम भी यही चाहते हैं कि हम खुद उनसे बात करें, लेकिन यहाँ भाभीसा के वापस आने तक मुमकिन नहीं है। स्वप्न ने उसे गले लगा लिया, क्योंकि वह खुद भी अपनी आस्था भाभीसा को बहुत याद करता था। फिर उसने संभलते हुए कहा, अब बस कीजिए और चलिए स्टेज पर चलते हैं। आपके ससुर जी ने पूरे परिवार के बैठने का इंतजाम वही करवाया है। वे दोनों स्टेज की तरफ चले गए और कुछ ही देर में सारा भी वहां आ गई। गुलाबी रंग के लहंगे में वह बला की खूबसूरत लग रही थी। रुद्र उसे देखते ही जैसे सुध बुध खो बैठा। श्रावणी ने उसे छेड़ते हुए कहा, रुद्र, उन्हें बाद में देखिएगा, पहले अंगूठी बदलिए। रुद्र शर्मा गया और उसने सारा का हाथ अपने हाथ में ले लिया। तभी सारा ने सबको रोकते हुए पूछा, एक मिनट रुद्र, ग्रेस, एरन, डॉल कहाँ है? जोसेफ ने बताया, सारा, उसकी फ्लाइट लेट हो गई है, वह आधे घंटे में आती ही होगी। सारा अपनी सहेली के लेट होने पर नाराज हो गई। मैरी ने उसे समझाते हुए कहा, सारा मेरी जान, वह मीटिंग के लिए बाहर गई थी, बस यही वजह है। तुम उदास मत हो, चलो अंगूठी पहनाओ, रुद्र इंतजार कर रहा है। रुद्र ने सारा को उदास देखा तो दादासा से अनुमति मांगते हुए कहा, दादासा, मासा, अगर अंगूठी की रस्म सारा की बेस्ट फ्रेंड के आने के बाद की जाए तो चलेगा? दादासा ने खुशी खुशी इजाजत दे दी। सभी हंसते खेलते फंक्शन का आनंद ले रहे थे। तभी अचानक सारा ने इतनी जोर से चिल्लाकर कहा कि सबका ध्यान उसकी ओर चला गया। फाइनली वह आ गई। सबने उसकी नजरों का पीछा किया और जो देखा उसे देखकर सब हैरान थे। रुद्र की सगाई की रस्म में सभी हंसते खेलते खुशियां मना रहे थे। तभी अचानक सा और से चिल्लाकर कहा कि सबका ध्यान उसकी ओर चला गया। फाइनली वो आ गई। सबने उसकी नजरों का पीछा किया और जो देखा उसे देखकर सब हैरान रह गए। सामने से उनकी आस्था चली आ रही थी और वहां मौजूद सभी मेहमानों की नजरें सिर्फ उसी पर टिकी थी। ग्रेस ने उसे देखते ही कहा, डॉल, तू तो गई, सारा तुझसे बहुत नाराज है। आस्था ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और बेचारगी से कहा, मर गए। आस्था ने अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान और मासूम भाव लाते हुए गुहार लगाई, ग्रेस, एरन, प्लीज मेरी मदद करो। ग्रेस ने उसे कुछ जवाब दिया, जिसे सुनकर आस्था की मुस्कान और गहरी हो गई। एकांश के साथ साथ परिवार का हर सदस्य उसे ही निहार रहा था। उनकी छोटी सी आस्था अब काफी बड़ी हो गई थी। उसकी लंबाई के साथ साथ उसके व्यक्तित्व में भी काफी बदलाव आ चुका था। उसका गोरा रंग और भी निखर गया था, जो उसकी खूबसूरत हरी आंखों के साथ बेहद दिलकश लग रहा था। उसकी मुस्कान, उसके बाल और उसकी पहनी हुई साड़ी उसकी खूबसूरती को कई गुना बढ़ा रही थी। सारा ने सबको होश में लाते हुए कहा, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, एक तो लेट आई है और ऊपर से वनी खड़ी है। सारा तेजी से आस्था की तरफ बढ़ गई। रुद्र की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपनी माँ और स्वप्न से पूछा, स्वप्न, माँ, वो भाभी सा ही है ना? वे क्या जवाब देते, उन्हें भी खुद अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। दूसरी तरफ सारा अपनी ही धुन में उसे सुनाई जा रही थी, डॉल, मुझे तुमसे नफरत है, तुम्हें आज ही मीटिंग में जाने की क्या जरूरत थी, तुम खुद को समझती क्या हो? आस्था अपने कानों में उंगलियां डालकर हंस रही थी। सारा ने चिढ़कर उसके कानों से उंगलियां निकाली तो आस्था और बाकी सब पीछे हट गए। सारा ने उनके पीछे हटने पर चिढ़कर पूछा, क्या हुआ? अगले ही पल सारा पर फूलों की बारिश होने लगी और वो खुश हो गई। साथ ही एक बॉक्स उसके हाथों में आ गिरा। सारा ने उत्साह में बॉक्स खोला, लेकिन उसे खाली देखकर वो गुस्से से आस्था की ओर देखने लगी। आस्था ने मुस्कुराते हुए इशारे से उसे दरवाजे की तरफ देखने को कहा। वहां खड़ी सबसे महंगी और चमकती हुई नीली लंबोर्गिनी देखकर मेहमानों के मुंह से बस वाह निकल पड़ा। सारा भावुक हो गई और बोली, डॉल। आस्था ने मासूमियत से आंखें मिचकाते हुए कहा, ये सब बाद में, पहले सगाई कर लेते हैं। आस्था की इस अदा पर एकांश के साथ साथ वहां मौजूद हर किसी का दिल धड़क उठा। आस्था सारा का हाथ पकड़कर उसे स्टेज की तरफ ले जाने लगी। सारा को थोड़ा संकोच हो रहा था। उसने कहा, यार, तेरी वजह से मैं ऐसे नीचे आ गई, सब क्या सोचेंगे? आस्था ने सबकी तरफ देखते हुए उसे आश्वस्त किया, कुछ नहीं, और ना ही कोई आपसे कुछ कहेगा। सारा ने चलते हुए पूछा, तुम रुद्र के परिवार के बारे में इतना कैसे जानती हो? तुम्हारी बताई हर बात आज तक सच हुई है। आस्था के चेहरे पर एक दुख भरी मुस्कान आई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सारा को रुद्र के बगल में खड़ा किया और अगले ही पल रुद्र ने आस्था को जोर से गले लगा लिया। रुद्र रोते हुए बार बार कहने लगा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई आस्था। सारा और उसका परिवार ये देखकर हैरान थे, लेकिन वे खामोश रहे। रुद्र ने आस्था का चेहरा थाम कर पूछा, क्या तुम सच में यहाँ हो? आस्था ने हंसते हुए हाँ में सिर हिलाया।
रुद्र एक बार फिर उसके गले लग गया। आस्था ने सगाई की रस्म पूरी करने की याद दिलाई तो रुद्र ने खुशी खुशी सारा को अंगूठी पहना दी और सारा ने भी रुद्र को। हालांकि सारा उलझन में थी कि रुद्र और आस्था का क्या रिश्ता है, पर रुद्र की खुशी देख वो चुप रही। एकांश जो तब से सिर्फ आस्था को ही देख रहा था उसे पुकारा, आस्था। आस्था ने अब तक एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा था। उसने बिना मुड़े कहा, रुद्रदा पहले फंक्शन अच्छे से होने देते हैं फिर बात करेंगे। इतना कहकर आस्था नीचे चली गई। सारा ने उसे रोकना चाहा पर आस्था ने सबको वही रुकने को कहा। एकांश के लिए वहां रुकना अब दूभर हो रहा था। आस्था का उसे इस कदर नजरअंदाज करना उसे तकलीफ दे रहा था। फिर भी रुद्र के लिए वो वहीं खड़ा रहा। वो दूर से ही आस्था को देख रहा था और उसका मन कर रहा था कि वो उसे अपनी बाहों में भर ले और सबसे छुपा दे। आस्था पार्टी में सभी मेहमानों से मिल रही थी। उसकी मुस्कान और बात करने का सलीका बहुत प्रभावशाली था। उसे लगातार एकांश की नजरें खुद पर महसूस हो रही थी, पर वो शांत रही। तभी सारा के दोस्त मिखेल ने ऐलान किया, देवियों और सज्जनों, बिना डांस की ये कैसी पार्टी? चलिए माहौल को रंगीन बनाते हैं। मैं रुद्र और सारा से स्टेज पर आने की गुजारिश करता हूँ। रुद्र और सारा एक दूसरे की आंखों में खोकर डांस करने लगे। गाने के बोल एकांश को भी गहराई से महसूस हो रहे थे क्योंकि उसकी जान उसके सामने थी। वो मुस्कुराते हुए आस्था की तरफ बढ़ा। उसका दिल भी आस्था के साथ थिरकने को मचल रहा था। तभी रिचर्ड नाम के एक हैंडसम लड़के ने आस्था के सामने हाथ बढ़ाकर पूछा, क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ मिस ब्यूटीफुल? एकांश की सांसें जैसे थम गई। उसे लगा कि आस्था मान जाएगी, पर आस्था ने प्यार से मना कर दिया, माफ कीजिए, मैं नहीं कर सकती। एकांश की मुस्कान और बढ़ गई। उसने उम्मीद के साथ अपना हाथ आस्था की तरफ बढ़ाया और पूछा, क्या हम? आस्था के मना करने से पहले ही रुद्र वहां आ गया और उसने आस्था का हाथ एकांश के हाथ में देकर उन्हें स्टेज पर ले गया। लेकिन आस्था ने तुरंत अपना हाथ छुड़वा लिया और कहा, माफ कीजिए कुंवर साहब, पर मैं नहीं कर सकती। आस्था नीचे चली गई और एकांश ने अपनी आंखें मूंद ली। उसका यह बर्ताव एकांश की बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा था। रुद्र से भी अपने भाई की ये तकलीफ देखी नहीं गई और वो भी नीचे आ गया। रुद्र आस्था का हाथ एकांश के हाथ में देकर उन्हें स्टेज पर ले गया, लेकिन आस्था ने तुरंत अपना हाथ छुड़वा लिया और कहा, माफ कीजिए कुंवर साहब, पर मैं नहीं कर सकती। आस्था नीचे चली गई और एकांश ने अपनी आंखें मूंद ली। उसका ये बर्ताव एकांश की बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा था। रुद्र से भी अपने भाई की ये तकलीफ देखी नहीं गई और वो भी नीचे आ गया। रुद्र ने धीरे से कहा, वो गुस्सा है भाई साहब, लेकिन जल्द ही मान जाएंगी। एकांश ने बस एक संक्षिप्त सी प्रतिक्रिया दी, रुद्र की आंखों में आंसू भर आए और उसने गला भरते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए भाई साहब, इन सब सालों के लिए मुझे बहुत खेद है। एकांश ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, नहीं रुद्र, ऐसा मत कहो। तुमने जो भी किया हमारी आस्था के लिए किया और मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने उनका साथ चुना। रुद्र ने भावुक होकर कहा, फिर भी मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया है ना भाई साहब? एकांश ने उसे गले लगाते हुए कहा, नहीं, हमें बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। भले ही तुमने हमसे बात नहीं की, लेकिन तुमने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा। कितने ही सालों बाद दोनों भाई इस तरह गले मिल रहे थे। तभी एरॉन उन्हें बुलाने आया और बोला, चलिए अब सब डिनर करते हैं। परिवार के सभी सदस्य भोजन के लिए बैठ गए। वेटर सबको खाना परोसने लगा, पर हर किसी की निगाहें आस्था को ढूंढ रही थीं। वेटर जैसे ही एकांश की थाली में सब्जी परोसने लगा, आस्था ने उसे टोकते हुए कहा, रुकिए। रुद्र ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ भाभी साहब? आस्था ने वेटर को इशारा करते हुए कहा, कुछ नहीं, इन्हें दूसरी सब्जी परोसिए। आस्था ने उस सब्जी को देने से मना कर दिया था जो एकांश को बिल्कुल पसंद नहीं थी। ये देखकर परिवार के सदस्यों के चेहरों पर मुस्कान आ गई क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि आस्था को आज भी एकांश की पसंद नापसंद याद है। एकांश ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा, क्या आप हमारे साथ नहीं बैठेंगी? आस्था ने उसकी बात अनसुनी कर दी और जोसेफ के पास जाकर बैठ गई। एकांश का चेहरा उतर गया, लेकिन रेवा ये देखकर बहुत खुश थी। उसे आस्था का एकांश को नजरअंदाज करना सुकून दे रहा था। रेवा ने एकांश के कान के करीब जाकर चुटकी ली, आप पता चला आपको कुंवर साहब कि अनदेखा किए जाने पर कैसा महसूस होता है? रेवा की ये नजदीकी देखकर आस्था की हिम्मत जवाब दे गई। उसने शाम से अपनी भावनाओं पर जो काबू पा रखा था वो एक झटके में टूट गया। उसने किसी तरह खुद को संभाला और जोसेफ से कहा, अंकल मैं अब निकल रही हूँ, मुझे कल जरूरी काम से एले जाना है, सुबह मीटिंग है। जोसेफ ने प्यार से कहा, एथी कम से कम डिनर तो कर लो। आस्था ने अपनी रुलाई रोकते हुए कहा, मुझे भूख नहीं है। जोसेफ की आवाज सुनकर सब खड़े हो गए। दादासा ने थोड़ा सख्ती से पूछा, आस्था जाने से तुम्हारा क्या मतलब है? मीटिंग कैंसिल कर दीजिए, अब आप हमारे साथ रहेंगी और इंडिया भी चलेंगी। आस्था ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, दादासा आप सब पहले ही मुझ पर बहुत एहसान कर चुके हैं, अब मैं और बोझ नहीं बनना चाहती। मुझे आपसे बहुत बातें करनी है, इसलिए परसों आप सब मेरे यहाँ लंच पर आ रहे हैं। अभी कृपया मुझे जाने दीजिए। एहसान शब्द सुनकर एकांश का दिल धक से रह गया। उसने अपने हाथ में पकड़े चम्मच पर पकड़ मजबूत कर ली। दादासा ने एकांश की ओर देखा, पर आस्था की जिद के आगे उन्होंने उसे जाने की अनुमति दे दी। आस्था बिना पीछे मुड़े वहां से चली गई। एकांश के लिए भी वहां रुकना मुश्किल था, पर रुद्र की खुशी की खातिर वो बैठा रहा। मैरी ने उत्सुकता से पूछा, रुद्र तुम्हारा और एथी का क्या रिश्ता है? सारा ने भी साथ देते हुए कहा, हाँ रुद्र हमें भी जानना है। क्या डॉल वही है जिनके बारे में तुम हमेशा बातें करते थे, तुम्हारी छोटी भाभी सा? रुद्र ने गर्व से जवाब दिया, वही है, हमारे एकांश भाई सा की हमसफर और हमारी भाभी सा। ग्रेस ने हैरानी जताई, लेकिन डॉल तो आपके भाई से बहुत छोटी है, फिर शादी कैसे? एकांश ने उठते हुए कहा, सारे जवाब आपको कल मिल जाएंगे, आज काफी देर हो चुकी है और हमें भी आस्था के बारे में बहुत कुछ जानना है। उसने मुश्किल से 2 निवाले खाए और होटल के लिए निकल गया। इधर आस्था अपने बिस्तर पर लेटी लगातार रो रही थी। वो खुद को समझा रही थी, नहीं रोना है हमें, बिल्कुल नहीं रोना है। लेकिन उसकी आंखें उसका साथ नहीं दे रही थीं। उसने सिसकते हुए कहा, कुंवर जी क्यों आए आप मेरी जिंदगी में? कितनी कोशिश की आपको भूलने की, पर नहीं भूल पाई। आपकी परवाह, आपका साथ, कुछ नहीं भूल पाई। ये भी नहीं कि वो सब आपने सिर्फ मुझ पर तरस खाकर किया था।
आस्था के मन में सवालों का बवंडर था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर एकांश और रेवा साथ थे तो रेवा ने हर्ष भाईसा से शादी क्यों की, और अगर शादी कर ली तो आज वो एकांश के इतने करीब क्यों थी। उसे रेवा की एकांश से नजदीकी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। उसने रोते हुए खुद से कहा, क्यों दूर किया आपने मुझे? अगर हमारा साथ सिर्फ एक एहसान था तो पूरी जिंदगी कर लेते वो एहसान। क्यों बीच रास्ते में छोड़ दिया? अब मैं कभी लौटकर नहीं आऊंगी। कुंवर जी, मैं आपसे नफरत करती हूँ पर फिर भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। 5 साल का दबा हुआ दर्द आज एकांश को देखते ही आंसुओं के रूप में बह निकला। वो एकांश की नजरों से इस कदर बेचैन हो गई थी कि उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसका दिल कह रहा था कि सब भूलकर कुंवर जी की बाहों में समा जाए, पर उसने खुद को बड़ी मुश्किल से रोक रखा था। दूसरी ओर एकांश ने आकाश के जरिए आस्था के घर का पता निकलवा लिया था। वो उसे एक बार और देखने के लिए सारी रात उसके घर के बाहर खड़ा रहा। उसने दूर से खिड़की की ओर देखते हुए सोचा, जान, आप आज भी वैसी ही हैं जैसी पहले थी, या शायद अब और भी ज्यादा खूबसूरत और समझदार हो गई हैं। तभी तो आज आपने बिल्कुल मस्ती नहीं की, वरना आपके और रुद्र के साथ होते हुए धमाल न हो ये तो असंभव है। आपकी मासूमियत वैसी ही है, बस आपकी आंखें हमसे नजरें चुरा रही थी। एकांश अपनी तड़प मिटाना चाहता था। वो चाहता था कि आस्था एक बार फिर उसकी बाहों में आ जाए। उसने खुद से वादा किया कि अब वो आस्था को बहुत प्यार देगा और उसे दोबारा कभी दूर नहीं होने देगा। उसे आस्था का वेटर को रोकना याद आया तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे अच्छा लगा कि आस्था को आज भी उसकी पसंद याद है। सुबह जब आस्था घर से बाहर निकली तो एकांश उसे देखता ही रह गया। सुबह जब आस्था घर से बाहर निकली तो एकांश उसे देखता ही रह गया। काले रंग की ड्रेस में वो बेहद खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। उसके चलने का अंदाज, उसकी मुस्कान और बालों को कान के पीछे करने की अदा देखकर एकांश का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो तब तक उसे देखता रहा जब तक वो उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। आस्था अपनी मीटिंग खत्म कर वापस न्यूयॉर्क लौटने लगी। रास्ते भर वो खुद को सबके सवालों के लिए तैयार करती रही, फिर भी उसके मन की बेचैनी कम नहीं हो रही थी। इस घबराहट की सबसे बड़ी वजह उसके कुंवर जी थे। उसे डर था कि कहीं उन्हें सामने देखते ही उसका सालों का सब्र एक पल में टूट न जाए। उसने खुद को सख्त हिदायत देते हुए मन में दोहराया, नहीं आस्था, तुम्हें मजबूत बनना होगा। बस इतना याद रखो कि उन्होंने तुम्हारी एक बात नहीं मानी थी। तुमने कितनी मिन्नतें की थी, फिर भी उन्होंने तुम्हें खुद से दूर कर दिया ना, इसलिए अब तुम्हें भी उनसे दूर रहना है। आस्था ने अपनी आंखें मूंद ली और उसके सामने बीते 5 सालों का सफर एक फिल्म की तरह चलने लगा। उस रात जब वो वरद के घर से बाहर निकली तो सामने घने अंधेरे को देख उसका दिल बैठ गया। वो डरते घबराते छुपते छुपाते उस सन्नाटे में आगे बढ़ती रही। कुछ दूर चलने पर उसे एक बस स्टॉप दिखा और वो बिना सोचे समझे आने वाली बस में चढ़ गई। उसे नहीं पता था कि वो बस कहाँ जा रही है, बस उसे सुबह होने का इंतजार था। अगले दिन खुद को एक अनजान शहर में पाकर पहले तो वो सहम गई, फिर हिम्मत जुटाकर उसने राजस्थान के लिए ट्रेन पकड़ी। वो सीधे अपनी कॉलेज प्रोफेसर अवस्थी मैम के घर जा पहुंची। आस्था को उस हाल में देख अवस्थी मैम दंग रह गई। उसके चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर उन्होंने उस वक्त कुछ पूछना ठीक नहीं समझा। उन्होंने पहले उसे खाना खिलाया और फिर बड़े प्यार से पूछा, आस्था, क्या हुआ है बच्चा, मुझे सब बताओ। आस्था ने रोते हुए अपने पिता की मौत से लेकर वरद से बिछड़ने तक की सारी दास्तां सुना दी। अवस्थी मैम का दिल उसके लिए भर आया। उन्होंने पूछा, अब आगे का क्या सोचा है तुमने? आस्था ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और कहा, मैम, मैं न्यूयॉर्क जाना चाहती हूँ। मेरे पास वो स्कॉलरशिप तो है ना। दरअसल आस्था ने एक ऑनलाइन प्रतियोगिता जीती थी जिसके तहत उसे न्यूयॉर्क के एक बेहतरीन कॉलेज में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिली थी। पहले उसने जाने से मना कर दिया था क्योंकि वो अपने कुंवर जी को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी। ये बात उसने घर में किसी को नहीं बताई थी। अवस्थी मैम ने कहा, चेक करना होगा आस्था, क्योंकि तुमने मना कर दिया था। शायद अथॉरिटी ने क्लोजर मेल भेज दिया हो। आस्था का दिल बैठने लगा। उसी स्कॉलरशिप के भरोसे उसने इतना बड़ा कदम उठाया था। वो सिर थाम कर रोने लगी। तभी मैम ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, उन्होंने अभी तक मेल नहीं किया है और मैंने तुम्हारी तरफ से उन्हें हाँ कह दी है। आस्था की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने विनती करते हुए कहा, मैम, बस एक एहसान कीजिएगा, किसी को मत बताइएगा कि मैं आपसे मिली या न्यूयॉर्क जा रही हूँ। मैम ने दुखी होकर पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें ढूंढने आएगा? रेवा ने जो कहा उसके बाद तो मुझे नहीं लगता। आस्था ने अटूट विश्वास के साथ कहा, मुझे रेवा का नहीं पता मैम, लेकिन मैं अपने कुंवर जी को जानती हूँ। वे अपनी जिम्मेदारी से कभी मुंह नहीं मोड़ते। मुझे यकीन है कि वे मुझे जरूर ढूंढेंगे। मैम को आस्था की आंखों में एकांश के लिए बेपनाह मोहब्बत देखकर बहुत दुख हुआ। 2 दिन बाद आस्था न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गई। एक नए देश और अनजान शहर में खुद को ढालना उसके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन एकांश के इनकार और रेवा की कड़वी बातों ने उसे अंदर से इतना पत्थर बना दिया था कि ये मुश्किलें उसे छोटी लगने लगी। उसने खुद को पूरी तरह पढ़ाई में झोंक दिया। वो जानती थी कि उसकी बचत काफी नहीं है और नौकरी करने से पढ़ाई पर असर पड़ेगा, पर उसे रास्ता तो निकालना ही था। दूसरी तरफ रुद्र ने आस्था के साथ अपने रिश्ते की सच्चाई सारा और उसके परिवार को बता दी थी। ग्रेस और रिचर्ड भी वहीं मौजूद थे। सारा ने हैरानी से पूछा, डॉल न्यूयॉर्क कैसे आई रुद्र? वो अब जिस आस्था को जानती थी वो जीनियस और आत्मनिर्भर थी, जबकि रुद्र के मुताबिक वो बहुत मासूम और सीधी थी। रिचर्ड ने मुस्कुराते हुए बीच में कहा, शायद मैं बता सकता हूँ क्योंकि हम क्लासमेट थे। सबके चौंकने पर रिचर्ड ने बताया, आस्था को उस वेब कंपटीशन की वजह से स्कॉलरशिप मिली थी। आपको पता है, कॉलेज के पहले ही दिन उसने चेज और उसके गैंग से पंगा ले लिया था। चेज कॉलेज का सबसे बिगड़ा लड़का था और रैगिंग करना उसका शौक था। उसने आस्था को अकेला देख उसे घेर लिया और गंदी नजरों से घूरते हुए बोला, अब कैसे बचोगी स्वीट हार्ट? आस्था ने बिना डरे अपना मोबाइल उसके सामने कर दिया। चेज ने चिढ़कर पूछा, क्या है ये? आस्था ने ठंडे स्वर में कहा, खुद देख लो, और हाँ, मेरा फोन मुझे सही सलामत चाहिए क्योंकि इसकी कई कॉपियां मेरे पास हैं। उस फोन में चेज और उसके ग्रुप के ड्रग्स लेते हुए वीडियो थे।
हैकिंग आस्था का पसंदीदा विषय था, जिसके लिए उसने कई बार एकांश से डांट भी खाई थी, पर आज वही हुनर उसके काम आया। चेज बुरी तरह डर गया। आस्था ने उससे शर्त रखी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आज के बाद तुम किसी भी स्टूडेंट को परेशान नहीं करोगे। आस्था ने एक और चाल चली। उसने चेज से कहा, मुझे पता है तुम्हारे ग्रुप के प्रोजेक्ट्स अधूरे हैं। तुम जो पैसे प्रोफेसर को रिश्वत में देने वाले थे, वो मुझे दो। मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट्स तैयार कर दूंगी। इससे तुम सुरक्षित भी रहोगे और मेरा काम भी हो जाएगा। रिचर्ड ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, मुझे नहीं पता आस्था ने क्या जादू किया, पर उस दिन के बाद चेज ने कभी किसी को परेशान नहीं किया। स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें।